आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय पर बात होने वाली है। विषय है पुलिस अधिनियम 1861। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो मुख्य रूप से पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए वन शॉट रैपिड रिवीजन नोट्स पर आधारित है। हाँ, जो भी उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है ही। और सिर्फ परीक्षा ही क्यों, जो लोग ये समझना चाहते हैं कि देश में पुलिस व्यवस्था वास्तव में किस बुनियादी ढांचे पर काम करती है, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत अहम है। बिल्कुल। तो अगर इस कानून की जड़ों की बात करें तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि ये अधिनियम 1861 में लागू किया गया था, यानी ये ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया कानून है। उस समय अंग्रेजों को भारत में अपना नियंत्रण मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कड़े ढांचे की आवश्यकता थी। सही कहा। और इस अधिनियम को लाने के पीछे मुख्य रूप से 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला था भारत में एक संगठित पुलिस प्रणाली की स्थापना करना। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा, अपराध को रोकना। और चौथा, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि ये कानून जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसी ने हमारे मौजूदा पुलिस सिस्टम की नींव रखी है। हाँ, और चूंकि आज हमारा फोकस इसे क्रमबद्ध तरीके से समझने पर है, तो सबसे पहले इस अधिनियम के पूरे ढांचे पर एक नजर डालना सही रहेगा। इस पूरे कानून को 7 मुख्य अध्यायों में बांटा गया है और इन अध्यायों के भीतर कुल 46 धाराएं शामिल हैं। 7 अध्याय और 46 धाराएं सुनने में शायद एक बड़ा नंबर लग सकता है, लेकिन अगर इसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में देखें तो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसे एक मकान बनाने की तरह देखा जा सकता है। मकान बनाने की तरह? मतलब सबसे पहले बुनियादी बातें तय होती हैं, फिर ढांचा खड़ा होता है, उसके बाद काम बांटा जाता है और फिर अनुशासन तय होता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। इसी लॉजिकल क्रम को समझने के लिए हम इन 7 अध्यायों के विषय को एक-एक करके देख सकते हैं, ताकि दिमाग में एक स्पष्ट नक्शा बन जाए। तो शुरुआत होती है अध्याय 1 से। ये प्रारंभिक बातों से जुड़ा है, जिसमें धारा 1 और 2 आती हैं। इसके बाद अध्याय 2 आता है, जो पुलिस बल के संगठन की बात करता है। इसमें धारा 3 से लेकर 12 तक शामिल हैं। फिर आता है अध्याय 3, जो पुलिस व्यवस्था के काम करने के तरीके को स्पष्ट करता है, यानी पुलिस के कर्तव्य और शक्तियां, जिसमें धारा 13 से लेकर 18 तक के प्रावधान हैं। और इसके बाद विशेष परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान शुरू होते हैं। अध्याय 4 विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में है, जिसमें धारा 19 से 21 तक शामिल है। फिर अध्याय 5 आता है, जो अतिरिक्त पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें धारा 22 से 30 तक का जिक्र है। इसके तुरंत बाद अध्याय 6 में पुलिस अनुशासन और सजा को रखा गया है, जिसमें धारा 29 से 33 तक आती हैं। और अंत में अध्याय 7 है, जो विविध मामलों को कवर करता है, जिसमें बाकी बची हुई धाराएं यानी 34 से लेकर 46 तक शामिल हैं। ये ढांचा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये कोई बेतरतीब सूची नहीं है, बल्कि एक सिस्टम को चलाने का पूरा मैनुअल है। बिल्कुल। अब जब हमारे पास ये नक्शा आ गया है, तो चलिए इस क्रमबद्ध विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अध्याय 1 से 3 तक की महत्वपूर्ण धाराओं को समझते हैं। अध्याय 1, जो प्रारंभिक अध्याय है किसी भी कानून का, एंट्री गेट होता है। इसमें धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताती है कि ये कानून किन क्षेत्रों में लागू होगा। लेकिन जो धारा इस कानून को समझने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है धारा 2। हाँ, धारा 2 में कुछ बहुत ही अहम परिभाषाएं दी गई हैं। किसी भी कानून को जमीन पर लागू करने से पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों का कानूनी मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर पुलिस अधिकारी किसे माना जाएगा, या पुलिस स्टेशन की आधिकारिक सीमा क्या होगी, या पुलिस जिला किसे कहा जाएगा। ये सारी बातें धारा 2 में बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। इन परिभाषाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कानूनी मामलों में हर शब्द के मायने बहुत गहरे होते हैं। एकदम सही। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस बल और उसके अधिकार क्षेत्र की परिभाषा क्या है, तब बारी आती है उस बल को खड़ा करने की। जो काम अध्याय 2 करता है, पुलिस बल का संगठन, नोट्स में धारा 3 को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस बल का गठन कैसे होगा। इसके अनुसार राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो पुलिस बल की स्थापना कर सकती है। ये धारा हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या कर्नाटक पुलिस देखते हैं
क्योंकि बल का गठन सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी संघीय ढांचे की बात को धारा 4 और भी ज्यादा गहराई से स्पष्ट करती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये धारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 4 पुलिस के अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस की बात करती है। अब ये अधीक्षण शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि पुलिस बल पर सर्वोच्च नियंत्रण, नीतियां बनाने का अधिकार और दिशा निर्देश देने की पूरी पावर किसके पास होगी। और धारा 4 स्पष्ट रूप से कहती है कि पुलिस पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि पुलिस बल पर किसका नियंत्रण होता है, और इसका स्पष्ट उत्तर धारा 4 से मिलता है। तो अगर हम इसे समेटें तो धारा 3 के तहत राज्य सरकार पुलिस बल बनाती है और धारा 4 के तहत राज्य सरकार उस पर अपना नियंत्रण रखती है। इसके बाद इसी अध्याय की धारा 5 आती है, जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करती है। यानी बल बन गया, नियंत्रण तय हो गया, अब अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि उस बल को जमीन पर उतारा जा सके। ये पूरा अध्याय संगठन का एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार कर देता है। अब बारी आती है उस अध्याय की जो आम जनता के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अध्याय 3 यानी पुलिस के कर्तव्य। जब भी कोई नागरिक पुलिस को देखता है तो दिमाग में सबसे पहले उनकी ड्यूटी आती है। सोर्स मटेरियल के अनुसार धारा 13 में इन कर्तव्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अध्याय 3 की धारा 13 वास्तव में पूरे पुलिस सिस्टम की रीढ़ है। ये उन 4 मुख्य कर्तव्यों को गिनाती है जो हर पुलिस अधिकारी को निभाने होते हैं। पहला काम है अपराध को रोकना, दूसरा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, तीसरा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और चौथा काम है मजिस्ट्रेटों की सहायता करना। इन चारों बिंदुओं को अगर ध्यान से देखें तो इनमें बहुत स्पष्ट अंतर और प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं। अपराध रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस अंतर को थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता है। अपराध रोकने का मतलब है कि अगर कहीं चोरी या डकैती होने की आशंका है तो पुलिस गश्त लगाकर उसे होने से पहले ही रोक दे। वहीं कानून और व्यवस्था बनाए रखने का मतलब थोड़ा व्यापक है। मान लीजिए किसी शहर में कोई बड़ा त्योहार है या बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रही है। वहां कोई अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच सकती है। ऐसे में वहां बैरिकेडिंग करना, ट्रैफिक संभालना और शांति बनाए रखना ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने का हिस्सा है। इसी तरह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सरकारी इमारतों की सुरक्षा करना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के अंतर्गत आता है। और जब कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, जैसे किसी को समन भेजना हो या वारंट तामील कराना हो, तो वहां मजिस्ट्रेट की सहायता करना भी पुलिस का ही कर्तव्य है। धारा 13 में ये चारों काम साफ शब्दों में लिखे गए हैं। इसके अलावा इसी अध्याय 3 में एक और धारा है जो सार्वजनिक जीवन में बहुत अहम रोल निभाती है, धारा 15। ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती से संबंधित है। जब भी समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा महसूस होता है, तो पुलिस बलों की विशेष तैनाती इसी धारा 15 के तहत की जाती है। तो इस तरह अध्याय 1 से अध्याय 3 तक कानून का एक मजबूत आधार तैयार हो जाता है। बुनियादी बातें, संगठन और कर्तव्य स्पष्ट हो जाते हैं। अब इस विस्तृत चर्चा के अगले चरण में बढ़ते हैं, जहां अध्याय 4 से लेकर अध्याय 7 तक का विश्लेषण किया जाएगा। इन अध्यायों में विशेष पुलिस, अतिरिक्त पुलिस, अनुशासन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात की गई है। यहाँ से कानून उन परिस्थितियों को संभालना शुरू करता है जो रोजमर्रा की ड्यूटी से थोड़ी अलग होती हैं। अध्याय 4 पूरी तरह से विशेष पुलिस पर केंद्रित है और इसमें धारा 17 का जिक्र है। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है। नोट्स में एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया गया है कि यह नियुक्ति सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। धारा 17 का इस्तेमाल विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों के दौरान किया जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई ऐसा अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया जहां नियमित पुलिस बल कम पड़ जाए। ऐसे में सरकार के पास रातों रात हजारों नए पुलिस कर्मियों को स्थायी रूप से भर्ती करने का समय या बजट नहीं होता। इसलिए इस धारा का इस्तेमाल करके आम नागरिकों या अन्य विभाग के लोगों को अस्थायी रूप से विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये कानून को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि आपातकाल में पुलिस की संख्या बढ़ाई जा सके। ये प्रावधान वाकई बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। आपातकालीन स्थिति मतलब विशेष पुलिस, और विशेष पुलिस का मतलब धारा 17। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें
तो अध्याय 5 में अतिरिक्त पुलिस का जिक्र आता है। यहाँ धारा 22 की बात की गई है। धारा 22 अतिरिक्त पुलिस की तैनाती का प्रावधान करती है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि धारा 17 की विशेष पुलिस और धारा 22 की अतिरिक्त पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। धारा 22 का इस्तेमाल आपातकाल के बजाय मुख्य रूप से अशांत क्षेत्रों यानी डिस्टर्ब्ड एरियाज में किया जाता है। अगर किसी इलाके में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या उस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से अशांत घोषित कर दिया गया है, तो वहां शांति बहाल करने के लिए बाहर से अतिरिक्त प्रोफेशनल पुलिस बल भेजा जाता है। धारा 17 में जहां अस्थायी नियुक्ति होती है, वहीं धारा 22 में पहले से मौजूद पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को किसी खास अशांत क्षेत्र में तैनात किया जाता है। कानूनी और व्यावहारिक रूप से इन दोनों धाराओं का अंतर बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। विशेष और अतिरिक्त पुलिस के बाद हम पहुंचते हैं अध्याय 6 पर। किसी भी हथियारबंद या वर्दीधारी फोर्स का काम बिना कड़े अनुशासन के नहीं चल सकता। अध्याय 6 पुलिस अनुशासन की बात करता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली धारा है धारा 29। एक पुलिस अधिकारी के पास समाज में कानून लागू करने की बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी इसी कानून के भीतर एक मजबूत चेक एंड बैलेंस बनाया गया है। धारा 29 पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए दंड तय करती है। ये धारा पुलिस बल को जवाबदेह बनाने का काम करती है। यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, उसमें लापरवाही बरतता है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करता है या आम जनता के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो उसे इस धारा 29 के तहत सजा मिल सकती है। और ये सजा सिर्फ विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसमें जुर्माना और कारावास यानी जेल की सजा दोनों के प्रावधान शामिल है। ये सुनिश्चित करता है कि जो बल कानून लागू कर रहा है वो खुद भी कानून और अनुशासन के दायरे में सख्ती से बंधा रहे। इस कड़े अनुशासन के प्रावधान के बाद ये कानून अपने अंतिम महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ता है, अध्याय 7। ये अध्याय विविध मामलों से जुड़ा है, लेकिन इसमें एक धारा ऐसी है जिसका असर सीधे तौर पर आम जनजीवन और लोकतंत्र पर पड़ता है। वो है धारा 30। धारा 30 सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के विनियमन से संबंधित है। अक्सर समाचारों में देखने को मिलता है कि किसी राजनीतिक रैली, विरोध प्रदर्शन या बड़े धार्मिक जुलूस को निकालने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है, और पुलिस वहां रूट तय करने या व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रहती है। पुलिस को यह अधिकार और जिम्मेदारी इसी धारा 30 से मिलती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक सभाएं या जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और उनसे आम जनता को असुविधा न हो। पुलिस इस धारा के तहत ऐसे आयोजनों को रेगुलेट कर सकती है, उनके लिए शर्तें तय कर सकती है, और अगर शांति भंग होने का खतरा हो तो उन्हें रोक भी सकती है। ये सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक टूल है। तो इस तरह अध्याय 1 से लेकर 7 तक का ये क्रमबद्ध सफर पूरा होता है। हमने देखा कि कैसे ये कानून परिभाषाओं से शुरू होकर बल के गठन, उनके कर्तव्यों, आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन, अनुशासन और अंततः सार्वजनिक व्यवस्था के नियमन तक एक पूरी व्यवस्था का निर्माण करता है। अब चूंकि इस चर्चा का आधार एक रैपिड रिवीजन नोट्स का स्टैक है, तो सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावी फ्रेमवर्क की बात करना जरूरी है। हाँ, नोट्स में इस पूरे कानून को याद रखने के लिए सिर्फ 7 नंबरों की एक सुपर मेमोरी ट्रिक या चीट शीट दी गई है। जो लोग इन तथ्यों को अपने दिमाग में पक्का करना चाहते हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत कारगर है। इस फ्रेमवर्क में 7 अहम धाराएं और उनके कीवर्ड शामिल हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला नंबर है 3, जिसका सीधा संबंध पुलिस बल के गठन से है। दूसरा नंबर है 4, जो सरकारी नियंत्रण या अधीक्षण को दर्शाता है। तीसरा नंबर है 13, जो पुलिस के 4 मुख्य कर्तव्यों को परिभाषित करता है। चौथा नंबर है 17, जो आपातकाल के लिए विशेष पुलिस की बात करता है। पांचवा नंबर है 22, जो अशांत क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती से जुड़ा है। छठा नंबर है 29, जो पुलिस के दुर्व्यवहार पर सजा और अनुशासन तय करता है। और 7वां नंबर है 30, जो सार्वजनिक सभाओं के नियंत्रण का अधिकार देता है। अगर इन 7 नंबरों 3, 4, 13, 17, 22, 29 और 30 को ध्यान में रखा जाए तो पुलिस अधिनियम के सबसे जटिल हिस्से बड़ी आसानी से डिकोड हो जाते हैं। इस बेहतरीन फ्रेमवर्क के साथ साथ नोट्स में उन 5 क्षेत्रों का भी जिक्र है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, या जहां अक्सर लोग इस कानून को समझने में गलती करते हैं। इन्हें हम पिछले सालों के सवालों के आधार पर देख सकते हैं। ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं हैं, बल्कि इस अधिनियम के सबसे अहम पिलर्स हैं। पहला अहम तथ्य इसका वर्ष है। ये पुलिस अधिनियम
1861 में बनकर तैयार हुआ था। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पहलू इसके नियंत्रण से जुड़ा है। पुलिस बल पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, जो कि धारा 4 में स्पष्ट किया गया है। तीसरा मुख्य स्तंभ कर्तव्यों का है। पुलिस के कर्तव्य किस धारा में है, इसका जवाब हमेशा धारा 13 होता है। चौथा व्यवहारिक पहलू सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने का अधिकार पुलिस को धारा 30 से मिलता है। और पांचवा, जो पुलिस की जवाबदेही तय करता है, पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए सजा का प्रावधान धारा 29 में दिया गया है। इन तथ्यों का ये त्वरित रिवीजन वास्तव में एक हाई यील्ड जानकारी है।